हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपस्केल एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे नेट पेपर 1 में आने वाले टॉपिक NIRF रैंकिंग्स की। अभी कल ही 9 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये रैंकिंग लॉन्च की है और हर साल एग्जामिनेशन में ये पेपर 1 में ज़रूर क्वेश्चन आता है। हर बार 2 मार्क्स का आता है। इस बार चूंकि कुछ चेंजेस भी हुए हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये 4 नंबर का आएगा और इसमें से क्या आएगा ये मैं आपको आगे वीडियो में डिस्क्लोज करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले 20-25 दिनों में मैं डेली एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें आपको 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर 1 में मिलेगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जामिनेशन में पूछेगा और कौन सा नहीं पूछेगा। मैं यहाँ सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन करूंगा और आपकी ड्यूटी है कि आप उसको पूरा सुने और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करके आए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, NIRF का सबसे पहले देख लेते हैं कि NIRF का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। राइट, 6 साल हो चुके हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसका फुल फॉर्म पूछे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसका इंसेप्शन कैसे हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुई। 2015 में उस समय मिनिस्ट्री ऑफ HRD होती थी, तो उन्होंने कहा कि हमको एक ऐसे फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जो एनुअल बेसिस पर सारे ऑर्गेनाइजेशन को स्केल करे, उनका स्टैंडर्ड चेक करे, उनका स्टेटस चेक करे और उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक करे। तो क्वेश्चन उठा कि व्हेन वी ऑलरेडी हैव NAAC, भाई जब NAAC या नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ऑलरेडी है हमारे पास और वो भी यही काम करती है, तो फिर हमको ये NIRF की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, NAAC जो काम करता है वो 5 ईयर्स पे करता है, हर 5 साल के बाद में इंस्टीट्यूशंस की इस हिसाब से चेक किया जाता है, लेकिन हमको चाहिए कि एनुअल बेसिस पर चेक किया जाए। तो इस समय जो NIRF का काम है वो है एनुअल बेसिस पर कॉलेजेस की या इंस्टीट्यूशंस की या यूनिवर्सिटीज़ की रैंक चेक करना। तो ये कब आया, देखिए ये फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया 29 सितंबर 2015 को और 4 अप्रैल 2016 को इन्होंने पहली रैंकिंग की लिस्ट इशू की। अब बात आती है कि भाई क्यों किया जाता है ये, क्या ज़रूरत है रैंकिंग करने की। ज़रूरत यह है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका स्टेटस क्या है, उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, और साथ ही साथ उनको चेक करने से, इंस्पेक्ट करने से, इन्वेस्टिगेट करने से उनमें एक सेंस ऑफ कंपटीशन बढ़ेगा जिससे परफॉर्मेंस ओवरऑल बूस्ट होगा। तो ये इसका पर्पस था। अब बात आती है कि भाई ये रैंकिंग कौन देता है और कैसे देता है। तो देखिए, रैंकिंग तो आपको मालूम है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे रही है, लेकिन उसके लिए एक कोर कमिटी डिसाइड की जाती है। ये कोर कमिटी ही रैंकिंग डिसाइड करती है अलग अलग पैरामीटर्स पे। अभी हमारे पास ओवरऑल 5 पैरामीटर्स हैं और उनके कुछ सब पैरामीटर्स हैं, राइट, जिन पर डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे। तो अब देख लेते हैं जरा पैरामीटर्स। देखिए, 5 पैरामीटर्स जो हैं उनमें पांचों में पहला पैरामीटर जो है वो है टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। ये वाला आप देख रहे होंगे, टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज। तो इसमें यह देखा जाता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। भाई टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर कोर्सेज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ PhD भी कर रहे हैं, ओवरऑल स्टूडेंट्स देखे जाते हैं। दूसरी बात ये देखी जाती है कि फैकल्टी और स्टूडेंट का रेशियो कितना है, मतलब अगर कहा जाए तो एक फैकल्टी पर कितने स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो देखा जाता है। तीसरी बात ये देखी जाती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं, किसी भी कॉलेज के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या जो कह लीजिए वित्तीय सोर्सेज हैं, उनको कितना ज़्यादा यूटिलाइज करते हो आप और खर्च करते हो पढ़ाई लिखाई के लिए। और साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट और भी देखा जाता है कि कितनी फैकल्टी ऐसी है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जिसने PhD की हुई है या इक्विवेलेंट डिग्री ली हुई है। तो इसमें ये 4 पॉइंट्स आते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो आता है दैट इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब देखिए, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में क्या आएगा। रिसर्च में आएगा पब्लिकेशन कितना हुआ है, पहला पॉइंट आ जाएगा भाई पब्लिकेशन कितना हुआ है, और दूसरा पॉइंट कहेगा कि क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है। पब्लिकेशन तो किया गया है लेकिन उस पब्लिकेशन की क्वालिटी क्या है। तीसरा पॉइंट ये आ जाएगा कि उसमें पेटेंट्स कितने करा रखे हैं आपने, जो पब्लिकेशंस करवाएं उसमें पेटेंट्स कितने हैं, राइट, और उसमें कितने पब्लिश हुए हैं और कितने ग्रांट किए गए थे। तीसरा पॉइंट जो आता है दैट इज ग्रेजुएशन आउटकम। तो ग्रेजुएशन आउटकम का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कितने बच्चे पास हुए हैं और PhD में कितने स्टूडेंट्स इसमें इंस्टीट्यूशन से पास होकर के निकले हैं। चौथी पॉइंट आता है, उसको हम कहते हैं आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। आउटरीच का मतलब है पहुंच और इंक्लूसिविटी का मतलब है कि आप कितने लोगों को शामिल कर रहे हैं।
दैट मीन्स कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैसिलिटीज़ हैं क्या वो अदर स्टेट्स के बच्चों को या कंट्री के अदर पार्ट्स के बच्चों को इन्वॉल्व कर रही हैं। दूसरी बात है कि परसेंटेज ऑफ विमेन कितना है, परसेंटेज ऑफ विमेन कितना है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो डिसेबल्ड लोग होते हैं या कह लीजिए कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं या स्पेशली चैलेंज बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजन है। और साथ ही साथ ये देखा जाए कि इकोनॉमिकली और सोशली चैलेंज जो स्टूडेंट हैं, जो गरीब लोग हैं या जैसे आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट से हैं या शेड्यूल ट्राइब से हैं, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी में देखे जाते हैं। अब आता है पांचवा वाला, देखिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं परसेप्शन या पीयर परसेप्शन। तो परसेप्शन का मतलब क्या है, नजरिया। कैसा नजरिया, जिस इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग के लिए काम चल रहा होता है उसके पैरेलल जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां की फैकल्टीज से, वहां के स्टूडेंट से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं। और साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी देखी जाती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे एज एन एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, तो वहां के लोगों से रिस्पॉन्स लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, यहाँ के जो कैंडिडेट्स पास आउट होकर के निकले इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये हैं इसके 5 पैरामीटर्स। अब आते हैं आगे, देखिए यहां पर एक और नया क्वेश्चन बनने की चांस बहुत ज्यादा है। क्या ज्यादा है बताते हैं। अभी 2020 तक हमारे पास 10 कैटेगरीज थी रैंकिंग्स के लिए, ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर और डेंटल। इस साल देखिए, इस साल एक और नई फैकल्टी बढ़ गई है, क्या, रिसर्च। तो इस साल इस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि भाई कौन सा नया कैटेगरी बढ़ाई गई है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। आगे आते हैं। अब देखिए जो 11 अभी तक 10 थी, तो 2020 तक अभी हमारे पास 11 कैटेगरीज आ गई हैं, और उन 11 कैटेगरी में से अब हम देख लेते हैं कि किसकी क्या रैंकिंग 2021 में आई हुई है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये अब तक की 6th रैंकिंग है, अब तक की ये 6th रैंकिंग है, ओके। और इस 6th रैंकिंग में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, या जो पहले अर्स्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, उन्होंने लॉन्च की थी। अभी देखिए तो ओवरऑल कैटेगरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है, रैंक 1 आई है आईआईटी मद्रास की, और दूसरा है आईआईएससी बेंगलुरु का। यूनिवर्सिटी में आप देखिए तो इसमें आईआईएससी बेंगलुरु ने रैंक 1 पाई है और जेएनयू दिल्ली का 2nd रैंक है। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है और आईआईटी दिल्ली 2nd नंबर पर है। मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम बेंगलुरु 2nd नंबर पर है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द, ये दिल्ली में है, जामिया हमदर्द इज इन दिल्ली, और पंजाब यूनिवर्सिटी ये चंडीगढ़ में आ गई, ये दूसरे नंबर पर है। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रैंक 1 है, दिल्ली में है ये, और ये आपका पीजीआईएमईआर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये कहां पर है, चंडीगढ़ में है। फिर लॉ में देखिए नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये रैंक 1 है, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में जो है वो रैंक 2 लेकर के आई है। देखिए इस बार जो डेंटल वाला आया है सिर्फ यही डेटा चेंज हुआ है, बाकी ये जितने भी हैं ये वाले, इनमें कोई चेंज नहीं है, लास्ट ईयर के जैसे ही हैं ये। और डेंटल में देखिए इस बार कौन टॉप किया है, मणिपुर कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी कर्नाटका में है ये, इट इज इन उडुपी कर्नाटका। दूसरे नंबर पर डेंटल कॉलेज में डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे। आर्किटेक्चर में आईआईटी रुड़की रैंक 1 है और एनआईटी कैलिकट रैंक 2 है। कॉलेजेस में देख लीजिए मिरांडा हाउस इज अगेन इट इज इन दिल्ली, ये रैंक 1 पर है, और लेडी श्री राम कॉलेज ये भी दिल्ली में है, ये रैंक 2 पर है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रिसर्च जो कि इसी साल जोड़ा गया है, उसमें किसने टॉप किया, उसमें टॉप किया आईआईएससी बेंगलुरु ने, और 2nd नंबर पर रहे आईआईटी मद्रास। ये रैंकिंग, ये चार्ट जरूर देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आगे आते हैं, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपसे ये कर लेता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है भाई, एमओई क्या है। जब पहले हमारे पास एमएचआरडी थी तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैसे हो गई। देखिए ऐसा हुआ ना, 2020 की जो एजुकेशनल पॉलिसी आई उसने कहा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है इसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा जाना चाहिए, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एमएचआरडी 1986 की जो एजुकेशनल पॉलिसी आई थी तब से इसको एमएचआरडी कहा जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इससे क्वेश्चंस की। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी वेबसाइट पर फ्लैश कर रहे थे, राइट। अब वहां पर कोई चीज अगर हाईलाइटेड होती है इसका मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाते हैं। देखिए इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं 8 सितंबर को, 8 सितंबर को मनाया जाता है
दूसरा आता है नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को। अब देखिए 14 नवंबर को क्या होता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे होता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है। अब इसमें एक बात और आती है कि 5 अक्टूबर को क्या होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 सितंबर को हमारा नेशनल टीचर्स डे और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ शिक्षा पर्व 2021 सेलिब्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी एक शिक्षा पर्व करके एक फेस्टिवल मना रहे हैं, राइट। ये शिक्षा पर्व कब से कब तक चल रहा है? अभी भी चल रहा है। आज 10 सितंबर है, अभी भी ये चल रहा है। तो आप देख लीजिए 5 to 15 नो, 6 to 16 नो, 7th to 17 सितंबर इज द राइट आंसर। तो इस बार चूंकि अक्टूबर में एग्जामिनेशन होना है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और पिछले जो 2 क्वेश्चन कराए वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर मैं थर्ली डिस्कशन करूंगा और सिर्फ 10 से 15 मिनट की रेंज में आपको कोशिश करूंगा कि 2 से 4 मार्क्स का प्रिपरेशन डेली कराऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे।